नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका बैंकर साथी चैनल में। साथियों, जेआईबी एग्ज़ाम के लिए हमारी वीडियो लेक्चर सीरीज़ चल रही है, जिसमें यूनिट 1 से लेकर यूनिट 30 तक के वीडियोस मैं बनाकर बैंकर साथी चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। आप सारे वीडियोस वहां से देख सकते हैं और वीडियोस अगर आपको पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। आज डिस्कस करेंगे यूनिट 31, जिसका नाम है इसेंशियल्स ऑफ बैंक कंप्यूटराइजेशन। तो बैंक में कंप्यूटराइजेशन की ज़रूरत क्यों है? 4 मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके: कस्टमर सर्विस, हाउसकीपिंग, डिसीजन मेकिंग, प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। कस्टमर सर्विस इंप्रूव होती है इससे, हाउसकीपिंग जो है बैंकिंग है उनमें हेल्प मिलती है, डिसीजन मेकिंग बेटर हो पाती है, साथ ही प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी भी इंप्रूव होती है। स्टैंड अलोन कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है साथियों? इट इज़ यूज्ड बाय ओनली वन पर्सन एट अ टाइम। इस नाम से ही है कि स्टैंड अलोन है ये, तो एक पर्सन एक टाइम में यूज़ करता है इसको। स्टैंड अलोन सिस्टम आर बेस्ट सूटेड फॉर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस ऑफ डेटा। तो बेस्ट सूटेड हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के लिए, जहाँ पे प्रोसेसिंग और एनालाइजिंग ऑफ डेटा इन्वॉल्व है, वहाँ पे स्टैंड अलोन सिस्टम अच्छी तरह से काम लिए जाते हैं। स्टैंड अलोन सिस्टम्स आर ऑल्सो कैपेबल ऑफ हैंडलिंग मल्टीमीडिया, हाई क्वालिटी ग्राफिक्स, फैक्स मैसेज etc। तो आजकल के जो स्टैंड अलोन सिस्टम्स हैं जो मॉडर्न है, वो हैंडल कर सकते हैं मीडिया को, हाई क्वालिटी ग्राफिक्स को, साथ ही फैक्स मैसेजेस को। तो इन सभी को हैंडल कर सकते हैं। और मेजर एडवांटेज इनका क्या है? इनका एक तो लो इक्विपमेंट कॉस्ट है, इसमें कॉम्प्लिकेटेड सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, साथ ही आसान है अगर ट्रेनिंग देनी है बैंक स्टाफ को, और सिक्योरिटी इसमें बेटर होती है क्योंकि स्टैंड अलोन काम करते हैं, शेयरिंग इसमें नहीं होती है। अब स्टैंड अलोन के बाद में मल्टी यूज़र सिस्टम्स कौन से होते हैं? मल्टी यूज़र सिस्टम्स आर कंप्यूटर ऑन विच सेवरल पीपल कैन वर्क एट द सेम टाइम। अब जो मल्टी यूज़र सिस्टम है उन पे कई सारे लोग एक साथ काम कर सकते हैं एक ही टाइम पे। मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर और जो ज़्यादा पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स हैं वो सारे ही मल्टी यूज़र सिस्टम की कैटेगरी में आते हैं। मल्टी यूज़र कंप्यूटर नेटवर्किंग क्या होता है? इन सच अ सिस्टम कंप्यूटर्स आर बेस्ड ऑन सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग कॉन्सेप्ट। सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होते हैं। ऑल इंफॉर्मेशन इज केप्ट एंड प्रोसेस्ड एट द मेन सेंट्रल मशीन एंड वेरियस टर्मिनल्स आर अटैच टू द मेन कंप्यूटर। तो एक सेंट्रल मेन मशीन है जहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन रखी जाती है और बाकी जो टर्मिनल्स हैं वो मेन कंप्यूटर से अटैच होते हैं। द मेन कंप्यूटर कैन स्टोर अ ह्यूज अमाउंट ऑफ information and possesses high processing speed, enabling a large number of users to be connected to the main central computer। अब काफ़ी ज़्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन ये स्टोर कर सकता है मेन कंप्यूटर। हाई प्रोसेसिंग स्पीड होती है इसकी, जिससे कि ये इनेबल करता है कि कई सारे लार्ज नंबर ऑफ यूज़र्स जो हैं वो एक साथ कनेक्ट हो जाते हैं मेन सेंट्रल कंप्यूटर से। ईच यूज़र हैज़ हिज और हर ओन टर्मिनल, और जितने भी यूज़र कनेक्ट होते हैं उनके अपने टर्मिनल होते हैं। मोस्ट ऑफ द बैंकिंग सिस्टम आर डेवलप्ड यूजिंग सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटिंग कॉन्सेप्ट। तो ज़्यादातर जो बैंकिंग सिस्टम है वो इसी कॉन्सेप्ट पे, सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटिंग कॉन्सेप्ट पे ही डेवलप किए जाते हैं। मोस्ट ऑफ रिलेशनल डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम, RDBMS जिसे कहते हैं शॉर्ट में, एंड अदर डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS यूज़ यूनिक्स प्लेटफॉर्म। तो यूनिक्स प्लेटफॉर्म यूज़ किया जाता है ज़्यादातर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम RDBMS, और दूसरे जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है उनके द्वारा यूनिक्स प्लेटफॉर्म यूज़ किया जाता है। अब सेंट्रल डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम के एडवांटेज क्या क्या हैं? एक तो ये इट प्रोवाइड्स सर्विस टू कस्टमर्स फ्रॉम एनी ब्रांच ऑफ और एनी डिलीवरी चैनल एट ऑल टाइम। दिस इज़ कॉल्ड एनी वेयर एनी टाइम बैंकिंग। तो सेंट्रलाइज जब डेटा प्रोसेसिंग सेंटर से कनेक्टेड होते हैं तो किसी भी ब्रांच से सर्विस दी जा सकती है, या किसी भी डिलीवरी चैनल से, जैसे ATMs वगैरह है, अल्टरनेट डिलीवरी चैनल्स भी जिन्हें कहते हैं, तो वहाँ से भी सर्विस दी जा सकती है। अवेलेबिलिटी ऑफ कॉर्पोरेट लेवल इंफॉर्मेशन एट वन लोकेशन इज़ पॉसिबल। और एक ही लोकेशन पे सारी जो इन्फॉर्मेशन है, कॉर्पोरेट लेवल इन्फॉर्मेशन है, वो पॉसिबल हो जाती है क्योंकि सेंट्रलाइज सिस्टम होता है जहाँ पे सारा डेटा स्टोर होता है, वो सेंट्रल जो प्रोसेसिंग सिस्टम है वहाँ पे होता है। कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर इज मोर प्रॉफिटेबल देन एक्वायरिंग सेम फॉर इंडिविजुअल डिपार्टमेंट्स। अब इसमें क्या है, यहाँ तो हमें एक ही
हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जो और जो अदर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो लेना है। और जबकि दूसरे केस में क्या होता है, जो इंडिविजुअल डिपार्टमेंट्स के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर हमें एक्वायर नहीं करना पड़ता है, तो इसलिए प्रॉफिटेबल भी होता है। ड्यू टू द हाई वॉल्यूम ऑफ डेटा प्रोसेसिंग द कंप्यूटिंग रिसोर्स कैन बी फुल्ली यूटिलाइज्ड। और हाई वॉल्यूम डेटा प्रोसेस होता है, इससे जो कंप्यूटिंग रिसोर्सेज हैं वो पूरी तरह से यूटिलाइज किए जाते हैं। टेक्निकल मैन पावर जो है वो भी इफिशिएंटली मैनेज की जाती है सेंट्रल लेवल पे। हर जगह आपको टेक्निकल बंदे पर्सनल जो है आईटी प्रोफेशनल्स रखने की ज़रूरत नहीं है। सेंट्रलाइज लेवल पे टेक्निकल प्रोफेशनल्स जो रखे जाएंगे वो ही सारी जगह सिस्टम को, सारी इंफॉर्मेशन को मैनेज कर सकते हैं। कॉस्टली रिसोर्सेज लाइक लीज टेलीफोन लाइंस सैटेलाइट लिंक्स कैन बी शेयर्ड अमंग द वेरियस डिपार्टमेंट्स ब्रांच लेवल कंप्यूटराइजेशन। और जो कॉस्टली रिसोर्सेज हैं जैसे कि लीज लाइन है, सैटेलाइट लिंक है, ये सारे क्या हैं, शेयर किए जा सकते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, और ब्रांच लेवल पे भी शेयर किए जाते हैं। ब्रांच लेवल कंप्यूटराइजेशन किस लिए यूज़ होता है? इट इज़ यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग बेटर एंड स्पीडी कस्टमर सर्विस, improving housekeeping services, analyze the branch level data for decision making, and generation of various reports। कस्टमर सर्विस स्पीडी और बेटर कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, हाउसकीपिंग सर्विस बेहतर करने के लिए, और ब्रांच लेवल डेटा जो है वो एनालाइज करने के लिए ताकि बेटर डिसीजन मेकिंग हो सके। साथ ही अलग अलग तरह की जो रिपोर्ट्स जनरेट की जाती हैं उसमें भी इससे हेल्प मिलती है। टोटल ब्रांच ऑटोमेशन क्या होता है साथियों? दिस इज अ रियल टाइम ऑनलाइन बैंकिंग। Whenever a transaction is entered through a terminal, the transaction is recorded, verified, and authenticated, and all corresponding updates are reflected instantly। इसमें क्या होता है, ये टोटल ब्रांच ऑटोमेशन जब हो जाता है उस केस में जब कोई भी ट्रांजैक्शन एंटर और वेरीफाई किया जाएगा, एक सिस्टम पे किया जाएगा, एक जगह किया जाएगा, वो सभी जगह ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देगा इंस्टेंटली। वेरियस आउटपुट सच एज लेजर एक्सट्रैक्ट, पासबुक, बाउचर, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट ऑफ कस्टमर आर जनरेटेड ऑनलाइन। तो सारे जो आउटपुट हैं जैसे कि पासबुक प्रिंट करना है या बाउचर है या स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट कस्टमर के निकालने हैं, ये सभी जो हैं ऑनलाइन जनरेट किए जा सकते हैं ब्रांच ऑटोमेशन हो तो। इट इज़ पॉसिबल टू प्रोवाइड द सिंगल विंडो ट्रांजैक्शन कॉन्सेप्ट। दैट मीन्स अ कस्टमर कैन अप्रोच एनी काउंटर फॉर कंप्लीटिंग ऑल हिज और हर ट्रांजैक्शंस। सिंगल विंडो जो है ट्रांजैक्शन कॉन्सेप्ट जो है वो पॉसिबल है क्योंकि एक पर्सन जो एक किसी भी विंडो पे किसी भी जगह बैठा हुआ है एक पीसी के साथ, अगर बैंक एम्प्लॉई जो है वो कई तरह के तरह के जो कस्टमर के ट्रांजैक्शन है वो कंप्लीट कर सकता है अपने ही एंड से। अब आरओ रीजनल लेवल पे, सर्कल लेवल पे या जोनल ऑफिस लेवल पे जो कंप्यूटराइजेशन होता है उनकी क्या यूजेस हैं? आरओ और जेडओ जो होते हैं वो ब्रांचेज और हेड ऑफिस के बीच में एक मीडियम का काम करते हैं। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क जो हैं रीजनल ऑफिस और जोनल ऑफिस लेवल पे हैं वो क्या किए जाते हैं? ब्रांच प्रोफाइलिंग की जाती है कि कितनी तरह की ब्रांचेज हैं और कौन कौन सी ब्रांचेज हैं, उनके क्या प्रोफाइल हैं, कितना क्रेडिट है, कितना एडवांसेज हैं, उनके कितने डिपॉजिट्स हैं। तो ये सारा डेटा मैनेजमेंट जो है, ब्रांच प्रोफाइलिंग जो है वो किया जाता है यहाँ पे। क्रेडिट मॉनिटरिंग अच्छे से की जा सकती है कंप्यूटराइजेशन अगर होता है रीजनल लेवल पे, सर्किल ऑफिस लेवल पे। साथ ही पर्सनल डेटा मैनेजमेंट यानी जो एचआरडी की सर्विसेज हैं, ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स हैं, वो सारी भी यहाँ से मैनेज आसानी से की जा सकती हैं अगर कंप्यूटराइजेशन हो तो। अब हेड ऑफिस लेवल पे कंप्यूटराइजेशन का क्या यूज़ है? हेड ऑफिस लेवल पे ब्रांच लेवल की प्लानिंग कंट्रोल फंक्शन होते हैं, पॉलिसी डिसीजंस लिए जाते हैं। द हेड ऑफिस एक्टिविटीज़ आर डिवाइडेड इनटू फंक्शनल एरियाज़ लाइक, फंक्शनल एरियाज़ में डिवाइड किए जाते हैं हेड ऑफिस के जो फंक्शंस हैं। एक तो ऑपरेशंस हो गए जो जिनमें डे टू डे जो वर्किंग है वो आ गई, प्लानिंग आ गई, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हो गया, इंटरनेशनल बिजनेस हो गया, और सर्विसेज हो गई अलग अलग तरह की। तो ये सारी जो हैं अलग अलग तरह के जो फंक्शनल एरियाज़ हैं हेड ऑफिस के, ये परफॉर्म किए जाते हैं कंप्यूटराइजेशन की हेल्प से। कंप्यूटराइजेशन एट वेरियस फंक्शनल एरियाज़ में इंक्लूड एप्लीकेशन एरियाज़। और अलग अलग जो फंक्शनल एरियाज़ हैं उनमें एप्लीकेशन एरियाज़ जो होते हैं जैसे कि पर्सनल मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट, फंड मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ब्रांच प्रोफाइल्स। तो ये सारे जो हैं क्रेडिट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये सभी जो हैं फंक्शनल एरियाज़ हैं। इनमें
अलग अलग एप्लीकेशन है कंप्यूटराइजेशन के। और लोकल एरिया नेटवर्क, साथियों आपने सुना होगा, एक लैन और वैन काफ़ी कॉमन यूज टर्म्स हैं। लोकल एरिया नेटवर्क, तो लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है? लोकल कंप्यूटर नेटवर्क दैट लिंक्स कंप्यूटर एंड पेरिफेरल्स विद इन अ लोकलाइज्ड एरिया से विद इन अ बिल्डिंग इज नोन एज अ लैन। अगर एक लोकलाइज्ड एरिया में, एक छोटे एरिया में, एक बिल्डिंग में अगर जितने सिस्टम रखे हैं उनको लिंक करना है किसी कंप्यूटर नेटवर्क के द्वारा, तो जो लोकल एरिया नेटवर्क जो होगा उसे हम लैन कहेंगे। जनरली लैन इज़ नॉट एक्सटेंडेड बियॉन्ड 150 मीटर्स। जनरली क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क जो है 150 मीटर के दायरे में रहता है। इन लैन ईच इंडिपेंडेंट सिस्टम इज नोन एज अ नोड एंड व्हेन सच नोड्स आर इंटरकनेक्टेड इट इज़ नोन एज लैन। तो सारे जो सिस्टम हैं अलग अलग जगह जो रखे हुए हैं उनको हम नोड कहेंगे कॉमन में, और जब ये सारे नोड जो हैं इंटरकनेक्टेड हैं तो फिर उनको लोकल एरिया नेटवर्क कहेंगे। यूजुअली देयर विल बी वन सेंट्रल नोड, एक सेंट्रल नोड जो जिसको हम सर्वर कहेंगे वो होगा, प्रोवाइडिंग एंड कंट्रोलिंग ऑल द सर्विसेज ऑफ द नेटवर्क। तो एक सेंट्रल नोड होगा या सर्वर होगा, जिससे कहेंगे सर्वर कहते हैं हम, वो कंट्रोल करेगा सारी सर्विसेज को नेटवर्क की। द क्लाइंट नोड रूट्स देयर रिक्वेस्ट टू द सर्वर एंड ऑब्टेन द नेसेसरी सर्विस। तो जो क्लाइंट नोड हैं, जो बाकी नोड हैं, वो क्या करेंगे, रिक्वेस्ट रेज करेंगे सर्वर की तरफ और नेसेसरी जो सर्विसेज हैं वो सर्वर से प्राप्त करेंगे। अब टोपोलॉजी क्या होता है साथियों? टोपोलॉजी है द वे इन विच द डिवाइसेज आर इंटरकनेक्टेड इन अ लैन इज नोन एज टोपोलॉजी। अब लोकल एरिया नेटवर्क में अलग अलग नोड्स, अलग अलग जो कंप्यूटर्स हैं, सिस्टम्स हैं, वो कनेक्टेड होते हैं, और वो किस तरह से कनेक्टेड हैं, उनकी जो इंटरकनेक्टेड जो हैं वो किस फॉर्म में है, क्या शेप है उनकी, उसको ही हम टोपोलॉजी कहते हैं। द पॉपुलर सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल नेटवर्क्स आर बेस्ड ऑन स्टार एंड ट्री टोपोलॉजीज। जो सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क होते हैं उनमें दो पॉपुलर हैं, मोस्ट पॉपुलर जो हैं वो हैं स्टार और ट्री टोपोलॉजी। तो अगर सेंट्रलाइज सिस्टम है तो सेंट्रलाइज कंट्रोल नेटवर्क है तो उसमें स्टार टोपोलॉजी होगी या ट्री टोपोलॉजी होगी। हालांकि जो डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल हैं दे आर बेस्ड ऑन रिंग एंड बस टोपोलॉजी। तो जो डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल है जिसमें, वो रिंग या बस टोपोलॉजी पे बेस्ड होते हैं। और जितनी भी टोपोलॉजी होती हैं, अलग अलग तरह की जो फॉर्म्स हैं, शेप्स हैं, उनके अपने अलग एडवांटेज हैं, कुछ उनके डिसएडवांटेज भी हैं। तो एक एक करके इनको देखेंगे। अब बस टोपोलॉजी जो होती है, ऑल डिवाइसेस इन द नेटवर्क आर कनेक्टेड टू अ सिंगल कंटिन्यूअस केबल। एक सिंगल कंटिन्यूअस केबल है, उसमें सारे डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, और ट्रांसमिशन फ्रॉम वन एनी स्टेशन ट्रेवल्स द लेंथ ऑफ द बस इन बोथ डायरेक्शंस एंड इज रिसीव्ड बाय ऑल अदर स्टेशंस। तो ट्रांसमिशन एक जगह से शुरू होता है, एक स्टेशन से, और दोनों डायरेक्शन में जाता है, और सारे जो दूसरे स्टेशंस हैं जो उन सभी में रिसीव होता है। तो मेन एडवांटेज ऑफ बस टोपोलॉजी इज़ दैट इट इज़ क्वाइट ईजी टू सेटअप, काफ़ी आसानी से सेटअप हो जाता है। फर्दर इफ़ वन स्टेशन ऑफ द लैन फेल्स इट विल नॉट अफेक्ट द रेस्ट ऑफ द नेटवर्क। और एक दूसरा बेनिफिट इसका ये है, एक तो आसानी से सेटअप हो जाता है, दूसरा बेनिफिट है कि अगर एक पर्टिकुलर जो उसका स्टेशन है वो फेल हो जाता है, कोई सिस्टम काम नहीं करता है, तो बाकी जो नेटवर्क है उस पर उसका फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें क्या है, इट लिमिट्स द जियोग्राफिकल स्प्रेड एंड ऑल्सो ऑफर्स लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी फॉर चेंज। जियोग्राफिकल स्प्रेड इसका जो है वो लिमिटेड रहता है, साथ ही इसमें फ्लेक्सिबिलिटी फॉर चेंज जो है वो काफ़ी लिमिटेड होती है। दूसरा है हमारा रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी क्या होता है साथियों? ऑल डिवाइसेस आर कनेक्टेड इन क्लोज्ड लूप। जैसे कि रिंग, जिसे अंगूठी जो होती है उसकी तरह शेप में होते हैं, ऑल डिवाइसेस आर कनेक्टेड इन क्लोज्ड लूप एंड इंफॉर्मेशन पास्ड फ्रॉम वन नोड टू अदर इन सीरीज। तो एक नोड से दूसरे नोड पे सीरीज में इंफॉर्मेशन पास होती है। डेटा ट्रांसमिशन इज पॉसिबल इन वन डायरेक्शन ओनली। एक डायरेक्शन में ही डेटा ट्रांसफर होता है, जबकि बस टोपोलॉजी में दोनों डायरेक्शन में डेटा ट्रांसफर होता था, हमने देखा था। और ब्रेक डाउन ऑफ एनी वन स्टेशन ऑन द रिंग कैन डिसेबल द इंटायर लैन। क्योंकि एक ही डायरेक्शन में डेटा ट्रांसफर हो रहा है, तो अगर एक स्टेशन में ब्रेक डाउन होता है तो वो पूरे डिसेबल कर सकता है पूरे सिस्टम को। अब स्टार टोपोलॉजी है। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, सेंट्रल नोड जो होता है ऑफन ज़्यादातर जो होता है वही जो है मास्टर की तरह काम करता है। ईच ऑफ द अदर नोड इज ज्वाइंट टू द मास्टर बाय
सेपरेट केबल, और बाकी जो नोड्स हैं वो सेपरेट केबल के द्वारा सेंट्रल नोड से ज्वाइन होते हैं। दिस टोपोलॉजी गिव्स मैक्सिमम एबिलिटी टू चेंज, और सबसे ज़्यादा जो चेंजेस हैं इसमें फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो इसी में टोपोलॉजी में रहती है, क्योंकि एक सेंट्रल जो नोड है उससे कनेक्टेड हैं, सारे अलग अलग केबल से कनेक्टेड होते हैं, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस जो हैं वो किए जा सकते हैं ज़रूरत के हिसाब से। इट कैन नॉट हैंडल लार्ज ट्रैफिक एज एवरी ट्रांजेक्शन हैज़ टू पास थ्रू सेंट्रल नोड। अब इसके डिसएडवांटेज ये है कि ये ज़्यादा ट्रैफिक को हैंडल नहीं कर सकता, क्योंकि सारे जो ट्रांजेक्शन हैं वो सेंट्रल नोड के थ्रू रूट होते हैं। हाउएवर इफ़ वन नोड फेल इट विल नॉट अफेक्ट द नेटवर्क। हालांकि अगर एक नेटवर्क, कोई एक सिस्टम अगर फेल होता है तो ये नेटवर्क को इफेक्ट नहीं करेगा। चौथा है हमारा ट्री टोपोलॉजी। तो ये क्या है, ट्री की शेप में होता है, ट्री की तरह रिजेंबल करता है। रूट नोड होता है इसमें, इंटरमीडिएट नोड होता है और लीव नोड होते हैं। तो ये सारे नोड्स होते हैं। रूट नोड इज हेड नोड ऑफ दिस स्ट्रक्चर। रूट नोड जो है वो हेड नोड की तरह काम करता है इस स्ट्रक्चर में। प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं साथियों? प्रोटोकॉल्स आर द रूल्स फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन सिमिलर मॉड्यूल्स ऑफ द प्रोसेस, यूजुअली इन डिफरेंट नोड्स। कम्युनिकेशन के जो रूल्स हैं सिमिलर मॉड्यूल्स में और अलग अलग नोड्स में, तो वो हम प्रोटोकॉल्स कहते हैं। प्रोटोकॉल डिफाइन मैसेज फॉर्मेट्स एंड द रूल्स फॉर मैसेज एक्सचेंज। तो मैसेज फॉर्मेट और मैसेज एक्सचेंज के जो रूल्स हैं वो प्रोटोकॉल्स हैं। इट कंट्रोल्स प्रायोरिटी एंड सीक्वेंस ऑफ ट्रांसमिशंस, एरर इन ट्रांसमिशन एंड द प्रोसेस ऑफ बिगिनिंग एंड कंक्लूडिंग कन्वर्जन्स। तो ये प्रोटोकॉल्स जो हैं ये क्या क्या कंट्रोल करते हैं? सीक्वेंस ऑफ प्रायोरिटी एंड सीक्वेंस ऑफ ट्रांसमिशन, कौन सी जो इन्फॉर्मेशन है वो पहले होगी और ट्रांसमिशन कौन सा पहले होगा, सीक्वेंस क्या होगा, उनकी प्रायोरिटी और सीक्वेंस डिसाइड करेंगे, उनके एरर्स जो आएंगे उसमें वो डिसाइड करेंगे, एंड द प्रोसेस ऑफ बिगिनिंग एंड कंक्लूडिंग कन्वर्जन। तो ये सब कुछ जो है वो प्रोटोकॉल जो है वो डिसाइड करेंगे। द नेटवर्क प्रोटोकॉल डिपेंड्स ऑन एडॉप्टर्स। एडॉप्टर पे डिपेंड करते हैं। सम ऑफ कॉमनली यूज टाइप ऑफ एडॉप्टर आर ईथरनेट एंड टोकन रिंग। जो नेटवर्क प्रोटोकॉल हैं वो एडॉप्टर पे डिपेंड करते हैं, और कॉमनली यूज टाइप के जो एडॉप्टर हैं वो कौन से हैं? ईथरनेट और टोकन रिंग। नेटवर्क डिवाइसेस यूज्ड इन लैन आर एनआईसी, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स, हब्स, स्विचेस, ब्रिजेस। ये सारे जो नेटवर्क डिवाइस लैन के अगर यूज़ करते हैं तो लैन में इन सभी की ज़रूरत होती है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड की ज़रूरत होती है, हब्स होते हैं, स्विचेस होते हैं, ब्रिजेस होते हैं, रूटर्स होते हैं, गेटवेज, फायरवॉल्स, वेप्स, मॉडेम्स, ये सभी जो हैं लैन में यूज़ होते हैं। और बाकी जो डिवाइसेस होते हैं इसके अलावा, नेटवर्क डिवाइसेस के अलावा कुछ डिवाइसेस और यूज़ होते हैं, जैसे कि मल्टीप्लेक्सर है। मल्टीप्लेक्सर क्या होता है? मल्टीप्लेक्सर इज़ यूज टू रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम सेवरल कम्युनिकेशन लाइन्स एंड पास ऑन टू वन कम्युनिकेशन लाइन एंड वाइस वर्सा। तो मल्टीप्लेक्सर जो है वो यूज़ होता है सिग्नल रिसीव करने में फ्रॉम सेवरल कम्युनिकेशन लाइन, अलग अलग कम्युनिकेशन लाइन से सिग्नल रिसीव करता है और पास करता है वन कम्युनिकेशन लाइन को, और वाइस वर्सा इसका अपोजिट भी करता है। साथियों इस वीडियो में आप देख रहे होंगे कि ये इस चैप्टर में सारी जो डिटेल्स हैं इसमें समझने वाली चीज़ें काफ़ी कम हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो एज इट इज़ आपको याद रखनी है, लेकिन क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं डायरेक्टली। हो सकता है आपको एक बार में सारी चीज़ें याद ना हो, तो आप एक बार, दो बार, तीन बार इस वीडियो को रिपीट करके देखें, ताकि एटलीस्ट आपको क्वेश्चन जब आप देखें तो आपको याद आ जाए कि मैंने ये कहाँ पढ़ा था, इसमें क्या है। तो अलग अलग तरह की टोपोलॉजीज़ हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, तो ये सभी जो हैं वो एक बार में समझ में शायद ना आए, उतनी सारी चीज़ें, काफ़ी ज़्यादा डेटा है इसमें, तो दो तीन बार हो सकता है आपको इसको वीडियो को देखना पड़े। तो आप इसको देखें, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस तो आते ही हैं, और एज इट इज़ सीधा सेंटेंस उठा के आ जाएगा और आपको ऑप्शंस लगाने होंगे। तो कंटिन्यू करते हैं साथियों। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? द फंक्शन ऑफ द नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर इज टू सेट अप सम कंप्यूटर एज होस्ट और सर्वर्स एंड सम कंप्यूटर एज क्लाइंट टू दिस होस्ट। अब नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर का काम ये होता है कि कुछ कंप्यूटर को तो वो होस्ट की तरह बना देता है और बाकी जो है कंप्यूटर को क्लाइंट बना देता है उन होस्ट का। द सर्वर मैनेजेस द प्रिंटर शेयरिंग, फाइल शेयरिंग, कम्युनिकेशन लिंक शेयरिंग टू देयर क्लाइंट्स।
और इसमें क्या होता है, जैसे हमने देखा होगा अक्सर ब्रांचेज में हम प्रिंटर शेयरिंग कर लेते हैं, फाइल शेयरिंग कर लेते हैं, एक शेयरिंग फोल्डर बना लेते हैं, कम्युनिकेशन लिंक शेयर करते हैं क्लाइंट्स, अलग अलग लोग जो हैं। तो वही नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम ही सॉफ्टवेयर है ये। अब लैन के एडवांटेज बैंक में साथियों क्या क्या हैं? द एक्सपेंसिव रिसोर्सेज सच एज कंप्यूटर, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कैन बी शेयर्ड बाय सेवरल यूजर्स। तो जो एक्सपेंसिव रिसोर्स हैं जैसे कंप्यूटर, हार्डवेयर हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, ये शेयर किए जा सकते हैं कई सारे लोगों के बीच में। दिस ब्रिंग्स डाउन ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कंप्यूटराइजेशन। तो इसमें ओवरऑल जो कॉस्ट आएगी कंप्यूटराइजेशन की वो कम हो जाती है। द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन द होस्ट कंप्यूटर इज अवेलेबल टू ऑल यूजर्स ऑफ द सिस्टम। और होस्ट कंप्यूटर जो है, सेंट्रल कंप्यूटर जो है, उस पर जो इंफॉर्मेशन स्टोर है वो सभी सिस्टम्स के लिए, सारे यूज़र्स के लिए अवेलेबल होती है। इसीलिए अलग अलग डेटाबेस बनाने की ज़रूरत, डुप्लीकेशन ऑफ डेटाबेस इज़ नॉट रिक्वायर्ड। सिंस ऑल द टर्मिनल्स आर इंटेलिजेंट टर्मिनल्स, द प्रोसेसिंग load is shared among the machines and there is no overloading on any single machine। सारे जो टर्मिनल हैं वो इंटेलिजेंट टर्मिनल्स होते हैं, प्रोसेसिंग लोड जो है वो शेयर कर लिया जाता है और इसीलिए ओवरलोडिंग सिंगल मशीन की नहीं होती है। देयर आर ऑल्सो अ फ्यू शॉर्टकमिंग्स, कुछ इसके डिसएडवांटेज हैं लैन के, जैसे कि कॉम्प्लिकेटेड सॉफ्टवेयर हैज़ टू बी इंस्टॉल्ड फॉर डेटा मैनेजमेंट। सॉफ्टवेयर काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं जो इंस्टॉल किए जाते हैं डेटा मैनेजमेंट के लिए। सिक्योरिटी रिस्क इसमें हायर होता है क्योंकि सारे जो यूज़र हैं वो होस्ट कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हैं। मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ सच अ सिस्टम इज़ हाई सिंस इट हैज़ टू बी डन फ्रीक्वेंटली। मेंटेनेंस कॉस्ट काफ़ी हाई होती है और फ्रीक्वेंटली ये मेंटेनेंस करनी होती है। अब लैन के बाद में दूसरा जो नेटवर्क है उसे कहते हैं वैन या वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क आर डिफाइंड एज अ लार्ज स्केल कंप्यूटर नेटवर्क स्प्रेड ओवर अ स्पैन ऑफ साइजेबल जियोग्राफिकल एरिया, नॉर्मली यूटिलाइजिंग द टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क। तो जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है वाइड एरिया नेटवर्क है, तो ज़्यादा जगह में ये जोग्राफिकल एरिया, ज़्यादा बड़े जोग्राफिकल एरिया में ये फैला होता है और नॉर्मली क्या यूटिलाइज करता है, ये टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क यूज़ करता है। इन द बैंकिंग सेक्टर द वैन आर जनरली यूज टू इंटरकनेक्ट ब्रांचेस विद द रीजनल ऑफिस, जोनल ऑफिस एंड टू द हेड ऑफिस। अब बैंक में नॉर्मली जो है ब्रांच को रीजनल ऑफिस से या सर्किल ऑफिस से जोड़ना और रीजनल जोनल ऑफिस को हेड ऑफिस से जोड़ना, ये सारे काम जो हैं वाइड एरिया नेटवर्क को यूज़ करके किए जाते हैं। When separate dedicated data lines are used between two or more computers, such network is called the lease line network। जब सेपरेट डेडिकेटेड डेटा लाइन यूज़ की जाती है दो या ज़्यादा कंप्यूटर के बीच में, तो ऐसे नेटवर्क को हम लीज लाइन नेटवर्क कहते हैं। कंप्यूटर लिंक्ड यूजिंग ऑर्डिनरी टेलीफोन लाइंस कॉल्ड द डायल अप नेटवर्क। और जो ऑर्डिनरी टेलीफोन लाइंस को यूज़ करके जो कंप्यूटर लिंक होते हैं उनसे, उन्हें डायल अप नेटवर्क कहते हैं। कनेक्टिविटी कैन ऑल्सो बी इस्टेब्लिश्ड यूजिंग सेटेलाइट लिंक और माइक्रोवेव लिंक। और कनेक्टिविटी जो आती है वो सेटेलाइट लिंक से भी आ सकती है और माइक्रोवेव लिंक से भी आ सकती है। अब लैन और वैन के बाद में दूसरा जो कंप्यूटराइजेशन का इम्पोर्टेंट जो कंपोनेंट है वो है यूपीएस, अनइंटरप्टेड पावर सिस्टम। Uninterrupted power system provide a clean and reliable AC power to computer system, protecting them from power blackouts, brownouts, swells, sag, surges and interface। जैसे कि हम जानते हैं कि बैंक्स में कई बार जब अगर पावर सप्लाई अगर चली जाती है, उस केस में कोई भी आप काम कर रहे हैं वो एकदम ब्लैकआउट ना हो जाए, अनसेफ डेटा कोई ना हो जाए, उसी को ध्यान में रखते हुए यूपीएस का यूज़ किया जाता है। इससे क्या होता है, ब्लैकआउट नहीं होता, बर्नआउट नहीं होता, यानी कि जो डैमेज वगैरह जो उसमें सिस्टम में होने के चांसेस रहते हैं वो नहीं होते हैं। इन केस ऑफ अ पावर फेलियर द यूपीएस अटैच्ड विद द फाइल सर्वर ऑटोमेटिकली टेक्स अप द पावर सप्लाई टू द फाइल सर्वर और टू द मेन कंप्यूटर टू एलिमिनेट द चांस ऑफ डेटा लॉस। जैसे ही पावर फेलियर होता है, यूपीएस जो अटैच होता है फाइल सर्वर के साथ वो ऑटोमेटिकली टेकअप कर लेता है और पावर सप्लाई प्रोवाइड करता है फाइल सर्वर को और टू द मेन कंप्यूटर को, जिससे कि डेटा लॉस होने के चांसेस जो हैं वो एलिमिनेट किए जाते हैं। दो तरह के यूपीएस होते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन।
बैंक में केवल ऑनलाइन यूपीएस का यूज़ किया जाता है। कोर बैंकिंग साथियों क्या होती है? कोर बैंकिंग, देयर इज अ सेंट्रल डेटाबेस फॉर बैंक्स एंड ट्रांजैक्शंस आर डन सेंट्रली ऑनलाइन। इट ऑफर्स इंटीग्रेटेड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू कस्टमर राउंड द क्लॉक। तो कोर बैंकिंग या जिसे हम सीबीएस कहते हैं, कोर बैंकिंग सिस्टम, ये डेटाबेस सेंट्रल डेटाबेस होता है बैंक का, और ट्रांजैक्शन जो होती हैं सेंट्रली की जाती हैं। ये क्या करता है? कस्टमर को राउंड द क्लॉक प्रोडक्ट और सर्विस प्रोवाइड करता है। इसके कंपोनेंट, बिजनेस कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं कोर बैंकिंग के? रिटेल कस्टमर बैंकिंग मॉड्यूल होता है, डिपॉजिट, लोन, बिल्स, रेमिटेंसेज, लॉकर, क्लियरिंग, ये सब होते हैं। ट्रेड फाइनेंस एंड फॉरेक्स मॉड्यूल होते हैं। गवर्नमेंट बिजनेस मॉड्यूल होता है। कॉर्पोरेट फाइनेंस एंड सर्विस ब्रांचेस मॉड्यूल, एमआईएस मॉड्यूल, बिजनेस इंटेलिजेंस, एटीएम, डेबिट कार्ड एंड अदर डिलीवरी चैनल्स, ये सब कुछ होते इंटीग्रेट होते हैं। टू हैव एनी ब्रांच बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, कॉल सेंटर, ये सब कनेक्ट होते हैं। टू इंटरफेस विद एग्जिस्टिंग कॉर्पोरेट सिस्टम लाइक ट्रेजरी, आईबीआर, सेंट्रलाइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, एचआरएमएस, एएलएम, क्रेडिट अप्रेजल, क्रेडिट मॉनिटरिंग एंड एनपीए मैनेजमेंट, ये सारे जो हैं बिजनेस कंपोनेंट जो होते हैं कोर बैंकिंग के, अलग अलग जो कंपोनेंट्स हैं, अलग अलग मॉड्यूल्स हैं। कोर बैंकिंग के बेनिफिट्स क्या क्या हैं साथियों? इट इनेबल्स द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ रिलायबल सेंट्रलाइज्ड डेटा रिपोजिटरी फॉर द बैंक। एक रिलायबल और सेंट्रलाइज्ड डेटा रिपोजिटरी तैयार हो जाती है बैंक की। फैसिलिटेट्स डेटा वेयर हाउसिंग एंड डेटा माइनिंग टेक्नोलॉजीज फॉर बिजनेस इंटेलिजेंस। डेटा वेयर हाउस और डेटा माइनिंग की टेक्नोलॉजीज जो हैं उनको फैसिलिटेट करता है। इजी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटीग्रेटेड कस्टमर सेंट्रिक सर्विस, जो है कस्टमर सेंट्रिक इंटीग्रेटेड सर्विसेज हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन आसान हो जाता है, जैसे कि एटीएम, टेली बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, एनी ब्रांच बैंकिंग, कियोस्क बैंकिंग, कैश मैनेजमेंट सर्विसेज एट्सेट्रा। तो ये सारी जो है इंटीग्रेटेड कस्टमर सेंट्रिक सर्विस हैं, इनको इम्प्लीमेंट करना आसान हो जाता है। इनेबल्स सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, जो एमआईएस सिस्टम होता है, डिसीजन सपोर्ट एंड एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम, ECEIS, MIS, इन सबको मैनेज करने में, सेंट्रलाइज जो है इंफॉर्मेशन मैनेज करने में ये हेल्प करता है, जिससे कि डिसीजन लेने में भी आसानी होती है। एफिशिएंट एंड इफेक्टिव MIS, ALM, रिस्क मैनेजमेंट यूजिंग द सेंट्रल डेटा पूल। तो सेंट्रल डेटा पूल जो है, डेटा जो सेंट्रली इकट्ठा है उसको यूज़ करके इफेक्टिव MIS, ALM और रिस्क मैनेजमेंट किया जाता है। enables centralized management and control with the centralized data। तो centralized management और control प्रोवाइड करता है centralized data का। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ब्रांच ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर यूजिंग अ सिंगल वर्जन। तो जिस ब्रांच ऑटोमेशन जो होता है, एक ही सॉफ्टवेयर को, एक ही वर्जन को यूज़ करके सारी ब्रांचेज में जो ऑटोमेशन किया जाता है। क्विक अडॉप्शन ऑफ सॉफ्टवेयर चेंजेस आर डन ओनली एट सेंट्रल साइट। कोई भी चेंज अगर करना होगा तो सेंट्रल साइट पे एक बार चेंज होता है, वो ऑटोमेटिकली सारे सॉफ्टवेयर में चेंजेस आ जाते हैं। फैसिलिटेट्स बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग BPR टू स्ट्रीमलाइन द एग्जिस्टिंग प्रोसेस। बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग को स्ट्रीमलाइन करता है ताकि जो एग्जिस्टिंग प्रोसेस है वो स्ट्रीमलाइन रहे। रिलीव्स ब्रांचेज ऑफ जॉब्स लाइक डेटा बैकअप, MIS जनरेशन। जो MIS जनरेशन है, डेटा बैकअप है, ये सारा काम जो है वो ब्रांचेस को नहीं करना पड़ता है, उनसे वो रिलीव हो जाते हैं। रिक्वायर्ड्स इंफ्रास्ट्रक्चर एट सेंट्रल लोकेशन, बैकअप लोकेशन एंड एट ब्रांचेस। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बिल्ड करना है वो सेंट्रल लोकेशन पे किया जाएगा, बैकअप लोकेशन बनाई जाएगी और ब्रांचेस बनाई जाएंगी, ब्रांचेस पे किया जाएगा। सर्वर्स आर नॉट मैंडेटरी एट ब्रांच लोकेशन। सर्वर ब्रांचेस पे रखना ज़रूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। दूसरा क्या है? अट्रैक्ट हायर इन्वेस्टिंग एट बिगनिंग। शुरू में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है। कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन फॉर फर्दर ब्रांचेज एंड डिलीवरी चैनल रिलेटिवली चीपर। तो एक बार इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट शुरुआत में करना होता है, उसके बाद में फर्दर जो ब्रांचेज या डिलीवरी चैनल्स बनाए जाते हैं उनमें खर्चा जो है वो काफ़ी कम आता है। कोर इंफ्रास्ट्रक्चर कैन बी यूज्ड फॉर फ्यूचर एक्सपेंशन। तो जो कोर इंफ्रास्ट्रक्चर एक बार अगर बिल्ड कर लिया गया उसको ही यूज़ कर लिया जाता है फ्यूचर जो एक्सपेंशंस होंगे, नई ब्रांचेज, नए ATMs जो खोले जाएंगे उनमें
जो कोर इंफ्रास्ट्रक्चर है पहले से इस्टेब्लिश है उसी को यूज़ किया जाएगा। नो एक्स्ट्रा कॉस्ट फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ SFMS, RTGS, CFMS। तो इन सारी सर्विसेज को यूज़ करने के लिए कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट जो है उसमें नहीं लगती है। अब कोर बैंकिंग की जो है एसेंशियल रिक्वायरमेंट क्या होती हैं? क्रिएशन ऑफ प्राइमरी डेटा सेंटर, प्राइमरी डेटा सेंटर क्रिएट करना पड़ेगा। डिजास्टर रिकवरी साइट होनी चाहिए। बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग प्रिपेयर करनी पड़ेंगी। स्पेशलाइज्ड कंसल्टेंसी होनी चाहिए। सबसे पहले तो प्राइमरी डेटा सेंटर जो HO लेवल पे या डेटा सेंटर बनाए जाते हैं बैंक्स के, वहाँ पे जहाँ पे IT प्रोफेशनल्स बैठे होते हैं। डिजास्टर रिकवरी साइट है, अगर डेटा कभी करप्ट होता है या सॉफ्टवेयर कुछ गड़बड़ी आती है तो उनके रिकवरी डेटा की हो पाए। बिजनेस प्रोसेसिंग री इंजीनियरिंग होनी चाहिए। साथ ही स्पेशलाइज्ड कंसल्टेंसी होनी चाहिए। कंसल्टेंसी सर्विसेज जो नॉर्मली जो बैंक्स होते हैं वो किसी ना किसी IT कंपनी से सर्विसेज लेते हैं, कंसल्टेंसी लेते हैं, तो वो होना चाहिए। साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या क्या ज़रूरत होती है? इंफ्रास्ट्रक्चर में सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और नेटवर्किंग, ये तीनों चीज़ें ही रिक्वायर होती हैं कोर बैंकिंग में। तो ये था साथियों कंप्यूटराइजेशन के बारे में। इस वीडियो में इतना ही था। काफ़ी ज़्यादा इसमें मटेरियल है, काफ़ी ज़्यादा डेटा है, आपको एज इट इज़ ये याद करना ही होगा। इसमें ऐसा कुछ समझने वाला नहीं है। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप इसको 2-3 बार 4 बार वीडियो इसको रिपीट करके देखें जब आपको समय मिले, ताकि धीरे धीरे आपके दिमाग में चीज़ें रजिस्टर होती जाएंगी। और इसमें ऐसा कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जिसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करके कुछ समझाया जाए और वो आप समझ लें और बाकी, क्योंकि सारा टेक्नोलॉजी बेस्ड है, डेटा है और डिटेल्स हैं, फैक्ट हैं जो आपको एज इट इज़ याद रखने होंगे। तो साथियों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें। साथ ही हमारे जितने भी बैंकर साथी हैं जो JIB एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। तो साथियों इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।